नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो श्रृंखला आप लोगों के समक्ष साझा करने जा रहा हूं वो भारतीय संविधान के संशोधनों से संबंधित है। उन संशोधनों की बात करूंगा जो आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बहुत अधिक महत्वपूर्ण ये संशोधन है। आइए शुरुआत करते हैं। पहला संशोधन देखिए, पहला संशोधन की अगर बात करें, कभी क्वेश्चन पूछा था कि पहला संशोधन कब हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए 1951 में ये संशोधन हुआ था। इस संशोधन में क्या कहा गया था, इसमें इस संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को इसमें सम्मिलित किया गया था। अब 9वीं अनुसूची में क्या था, थोड़ा सा इस पर ध्यान दें। इस संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को जो जोड़ा गया था, जिसके अंतर्गत हम बात करें भूमि से संबंधित जितने भी विधाएं हैं उनको संरक्षण प्रदान किया गया था और इन विधियों को न्याय पुनर्लोकन से इसको बाहर रखा गया। जो भी आपकी संपत्ति है, संपत्ति को न्यायालय के दायरे से इसमें बाहर रखा गया था। ठीक है, इस संविधान संशोधन में न्याय पुनर्लोकन को से संबंधित कोई भी दायरे इसमें सम्मिलित नहीं किया जाएगा। और जो आर्टिकल था, जो अनुच्छेद था 31 अ, अगर मैं बात करूं 31 अ और साथ ही 31 ब को भी इसमें जोड़ा गया था। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात बता दूं, कभी क्वेश्चन ये भी बनता है कि इस संशोधन में स्वतंत्रता, समानता और संपत्ति से संबंधित जितने भी मूल अधिकारों को यहाँ पर लागू किया गया, जिससे संबंध में कठिनाइयों को भी यहाँ पर किया गया, दूर करने का प्रयास किया गया इन तमाम चीजों से। और मूल अधिकारों को इस संशोधन में अगर मैं बात करूं, आर्टिकल 15(4) में इसको क्या कर दिया था, जोड़ दिया गया था। और तो और मैं बताऊं, इसके अंदर एक चीज और महत्वपूर्ण ये रही, इसमें आर्टिकल 19 एक आता है, उस आर्टिकल 19 के नंबर 2 की बात कर रहा हूं, तो इसमें प्रतिबंध के 3 अधिकारों को भी इसमें जोड़ा गया, जिसके साथ अगर मैं बात करूं, लोक व्यवस्था थी पहली, दूसरी थी आपकी अपराध उत्पीड़न से संबंधित थी, और तीसरी थी विदेश से संबंधित। ये तमाम चीजें थी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था, तो आपको ये पता होना चाहिए कि संविधान में दूसरा जो संशोधन हुआ था 1952 में हुआ था। तो इसमें संसद में क्या था, राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारण किया गया था। कहने का मेरा मतलब है कि जो संविधान दूसरा जो संशोधन हुआ था उसमें ये निर्धारित किया गया था राज्यों से कितने लोग सांसद चुनकर ये आएंगे, या लोकसभा की सीटें कितनी इसमें आमंत्रित होंगी या आवंटित होंगी, तो कितना प्रतिनिधित्व राज्यों से होगा। अब राज्यों की जनसंख्या के आधार पर इसमें प्रतिनिधित्व की बात की गई थी। देखिए, 10 लाख पर एक सांसद को यहाँ पर नियुक्त किया जाता है, तो ये आपको पता है। देखिए, 1951 की जब जनगणना के आधार पर संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व को पुनः यहाँ पर क्या किया था, निर्धारण कर दिया गया था। आपको ये पता होना चाहिए कितने। अब मान लो सबसे ज्यादा जो सांसद जो प्रतिनिधि चुन के आते हैं उत्तर प्रदेश से ये आते हैं, आपको पता होना 80 से प्लस ये सीटें लोकसभा की सीटें आती हैं। जैसे हमारा उत्तराखंड की अगर बात करूं, तो उत्तराखंड की जो आबादी के आधार पर अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो उसके आधार पर 2051 की जो जनगणना हुई थी उसके आधार पर अगर मैं बात करूं, तो उत्तराखंड राज्य को जो प्रतिनिधित्व की अगर मैं बात करूं, तो उस आधार पर 5 लोकसभा की सीटें प्राप्त हुई। तो कहने का मेरा मतलब है सीधा सीधा कि दूसरा जो संविधान संशोधन हुआ था, इसमें संसद में जो राज्यों का प्रतिनिधित्व होगा, उत्तराखंड के राज्यों का जो प्रतिनिधित्व करेंगे 5 सांसद इसमें इसका प्रतिनिधित्व करेंगे। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। ये मत सोचिएगा चल के यार ये सर बहुत ही ज़्यादा सिंपल बता रहे हैं या ये चीज़ें नहीं आएंगी। तो जहाँ पर आपका संविधान से संबंधित जो टॉपिक आएगा तो महत्वपूर्ण है, इसे नोट करके चलिए, निश्चित रूप से यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे। देखिए, अब बात करते हैं 7वां संविधान संशोधन की बात करते हैं। जो 7वां संविधान संशोधन हुआ था वो आपके 1956 में ये संशोधन हुआ था। इस संशोधन द्वारा राज्यों में अ, ब, स और द वर्गों में इसे विभाजित कर दिया, विभाजित समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में इसमें विभाजित कर दिया। तो पहले क्या था, जब संविधान संशोधन नहीं हुआ था, 7वां संविधान संशोधन, उससे पूर्व राज्यों का क्रम जो रखा गया था, अ, ब, स और द के श्रेणी में क्या कर दिया था, राज्यों को यहाँ पर विभाजित कर दिया गया था। और जब यहाँ पर विभाजित हुआ था तो उसके बाद क्या कर दिया था, इस पद्धति को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया था और 14 यहाँ पर राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में इसको क्या कर दिया गया था, विभाजित कर दिया गया था। देखिए, इसमें जो पहला था, जो अगर हम बात करें जो संशोधन जो हुआ था, इसमें भाषाई आधार पर राज्यों की मांग का समाधान करने के लिए राज्यों का पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के लिए यहाँ पर इसे पारित किया गया था। ठीक है,
जैसे इसमें मैंने आपको बताया था कि इस संशोधन के माध्यम से क ख ग घ श्रेणियों के रूप में पहले इससे चले आ रहे राज्यों का वर्गीकरण इसको क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। आप जैसे आपकी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे 14 राज्य और 6 आपके केंद्र शासित में इसको विभाजित कर दिया गया। और तो और मैं बता दूं, जो महत्वपूर्ण आर्टिकल होता है 368 दो 368 दो में प्रथम अनुसूची में भाग क और भाग ख में दिए गए जो निष्पन्न शब्द थे उनको क्या करते हैं, विलुप्त यहाँ पर कर दिया गया था। और संविधान के आर्टिकल 1 की अगर मैं बात करूं तो वहां पर चौथी अनुसूची में भी संशोधन यहाँ पर कर दिया गया था। आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न था। अब देखिए 10वां संविधान संशोधन की अगर हम बात करें तो ये 10वां जो संविधान संशोधन हुआ था वो आपके 1961 में ये 10वां संविधान संशोधन हुआ था। इसमें दादर हो गया और दादर और नगर हवेली को भारतीय संघ में सम्मिलित कर उन्हें संघीय क्षेत्र के तौर पर यहाँ पर घोषित कर दिया गया था। ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें क्या था, जैसे आपको पता है कि भारत में जैसे पुर्तगाली शासन जिसमें था उसके अंतर्गत आने वाली जितने भी क्षेत्र थे, क्या कहने का मेरा मतलब है जिस प्रकार से यहाँ पर जो ब्रिटिश हुकूमत की यहाँ पर शासन व्यवस्था थी तो उसके अगर अंतर्गत अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो पुर्तगाल के शासन व्यवस्था के अंतर्गत ये दादर और हवेली जो चल रही थी तो उसको वो क्षेत्र को भारत में यहाँ पर सम्मिलित कर उन्हें केंद्र शासित प्रदेश का यहाँ पर क्या कर दिया था, दर्जा यहाँ पर दे दिया था, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। राज्य की दर्जा नहीं दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में यहाँ पर दे दिया गया है, इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यूनियन टेरिटरी जिसे बोला जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं 12वें नंबर का जो संशोधन हुआ था, 12वां संशोधन हुआ था। ये जो संशोधन हुआ था ये आपके 1962 में हुआ था। यहाँ पर गोवा, दमन, दीप और अगर बात करूं भारतीय संघ में एकीकरण किया गया इनका, ठीक है। इन जो गोवा हो गया, दमन हो गया और द्वीप जो ये थे इनको भारतीय संघ के अंतर्गत इनको लाया गया, इनका विलयीकरण इसमें कर दिया गया। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए कहने का मेरा सिंपल सा मतलब है कि भारतीय राज संघ में इसको भारतीय राज संघ क्षेत्र में से घोषित कर दिया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें 13वें संविधान संशोधन की बात करें तो 13वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1962 में यह संविधान संशोधन हुआ था। संविधान संशोधन के अंतर्गत अगर मैं बात करूं तो संविधान में एक नया अनुच्छेद यहाँ पर आया जो 371 और यहाँ पर जोड़ा गया। किसमें? 13वां संविधान संशोधन तो 1962 में हुआ था। इसमें संविधान में एक नया आर्टिकल जोड़ा गया, जो जोड़ा गया आपका 71 और यहाँ पर जोड़ा गया, जिसमें अगर मैं बात करूं जिसमें क्या करें, नागालैंड हो गया कि प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान यहाँ पर किए गए और 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को एक राज्य की स्थिति यहाँ पर प्रदान की, एक राज्य के तौर पर यहाँ पर इसको रखा गया। अब हम यहाँ पर ये नहीं कहेंगे कि भैया ये केंद्र शासित प्रदेश के रूप में से गठित किया गया, इसको जो 1 दिसंबर 1963 को यहाँ पर नागालैंड को एक राज्य के रूप में यहाँ पर प्रदान किया गया, एक राज्य के रूप में से गठित कर दिया गया। ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको महत्वपूर्ण है। देखिए संविधान की जो प्रस्तावना में जो नागालैंड के संबंध में अगर मैं बात करूं विशेष प्रावधान यहाँ पर किए गए थे, ठीक है। अब हम बात करेंगे 14वां संविधान संशोधन। 14वां संविधान संशोधन क्या है इसको भी देखेंगे। देखिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण संविधान संशोधन के बारे में बात कर रहा हूँ। 14वां संविधान संशोधन 1963 में हुआ था। यहाँ पर पुडुचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में यहाँ पर प्रथम अनुसूची में इसमें जोड़ा गया। साथ ही अगर मैं बात करूँ इन संघीय राज्य क्षेत्रों में जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, गोवा हो गया, दमन हो गया और द्वीप हो गया, पांडुचेरी हो गया और मणिपुर विधानसभाओं की यहाँ पर व्यवस्था यहाँ पर की गई थी, ठीक है। अगर मैं बात करूँ जितने भी मैंने ये नाम लिए इसमें जैसे मैं पुडुचेरी को अगर मैं बात करूँ इसको राज्य संघ राज्य के रूप में यहाँ पर प्रथम अनुसूची में इसमें जोड़ा गया है। इसको अगर हम बात करें पुडुचेरी आपके संघ राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और जैसे राज्यों की श्रेणी में किन किन को रखा गया है, हिमाचल प्रदेश को रखा, गोवा को, दमन द्वीप और पांडुचेरी और मणिपुर को ये राज्य के रूप में इसको गठित किया गया और राज्य विधानसभाओं की यहाँ पर क्या की गई, स्थापना यहाँ पर की। अब विधानसभाएं क्या होती है, जैसे आपके जो विधायक चुनकर जो आते हैं विधानसभा और विधान परिषद में ये बैठते हैं, ठीक है। ये आपको बताना, आपको मैं बता दूं जो पुडुचेरी थे जो पुडुचेरी को भारत का एक अंग और साथ ही मैं बात करूं जो संघ राज्य क्षेत्र के विधानसभा और जिसके मंत्रिमंडल की यहाँ पर स्थापना का अधिकार यहाँ पर दे दिया गया उनको। और आर्टिकल अगर अनुच्छेद हम अगर मैं बात करूं 293
क की बात करूं तो इसमें जोड़कर पुडुचेरी को तत्कालीन पुडुचेरी के लिए यहाँ पर विधानसभा और साथ ही मंत्रिमंडल का यहाँ पर क्या कर दिया गया था, गठन का प्रावधान इस 14वां संविधान संशोधन के अंतर्गत लाया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं 21वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1977 को, 1967 को, 67 को ये हुआ था। इसमें 8वीं अनुसूची में संघी भाषा को जोड़ दिया गया था। संघी भाषा क्या है ये अभी हम जानेंगे। तो संघी भाषा को इसमें जोड़ दिया गया था। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। देखिए, संविधान की जो 8वीं अनुसूची में जो संघी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में यहाँ पर सम्मिलित कर दिया गया। संघी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में यहाँ पर किया गया था, संविधान के 21वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था 1967 को। ठीक है, अब हम बात करेंगे 22वां संविधान संशोधन की अगर बात करें तो 1968 में ये हुआ था। इसमें संसद को मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए, साथ ही अगर मैं बात करूं उसके विधानमंडल और मंत्रिपरिषद को उपलब्ध कराने की शक्ति यहाँ पर प्रदान की गई थी। ठीक है, जब कोई भी राज्य को गठन किया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा, जो संविधान में जो संशोधन किए जाते हैं, जैसे इसमें 22वां संशोधन हुआ था 1968 में, इसमें जो संसद द्वारा मेघालय को एक संपूर्ण स्वतंत्र राज्य के रूप में इसको क्या कर दिया गया था, बना दिया गया था। जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। अगर मैं बात करूं तेलंगाना जो स्वतंत्र राज्य के रूप में बना, उत्तराखंड, झारखंड, ये तमाम जो है स्वतंत्र राज्य के रूप में इसको स्थापित किए गए। और इन अगर मैं कहूँ मेघालय की बात करूँ तो मेघालय में स्वतंत्र रूप में विधानमंडल को स्थापित किया गया, जिसमें आपके मंत्रिमंडल परिषद आ जाता है। यहाँ पर गवर्नर भी बैठेगा, यहाँ पर मंत्री भी बैठेंगे, यहाँ पर उप मुख्यमंत्री भी बैठेगा, मंत्री और मुख्यमंत्री भी बैठेगा। तो ये शक्ति यहाँ पर प्रदान की गई थी। ठीक है, और एक चीज मैं आपको और बता दूं, जो आर्टिकल 244 आप याद रखिएगा, 244 क और 371 ख, साथ ही 275 एक को इसमें जोड़ दिया गया था, जिसमें नए राज्य के रूप में इसमें स्थापित किया गया था। इसमें अगर मैं बात कहूँ, साथ ही ये चीज नोट कीजिएगा, इसमें असम राज्य से मेघालय राज्य को यहाँ पर क्या करता है, पृथक कर दिया गया। अब देखिए, जो मेघालय राज्य जो बना वो आपके असम राज्य से ये अलग होगा। मेघालय राज्य को एक नए राज्य के रूप में यहाँ पर क्या कर दिया गया था, बना दिया गया था या गठित कर दिया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करेंगे 24वां जो संविधान संशोधन है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये थोड़ा सा लंबा रहेगा क्योंकि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 24वां संविधान जो संशोधन हुआ था ये 1971 को ये संविधान संशोधन हुआ था। इस के अंतर्गत जो संसद में मौलिक अधिकारों को सहित संविधान के किस भाग में संशोधन का अधिकार यहाँ पर दिया गया है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर आप इस 24वां संविधान संशोधन को अगर आप देखोगे जो 1971 में हुआ था, थोड़ा इसकी विशेषताएं और इसकी जो खूबियों को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। गोलकनाथ एक व्यक्ति थे, वो वाद रहा उच्चतम न्यायालय में, ये सुप्रीम कोर्ट में जो वाद रहा उनके उसमें, उसके निर्णय से ये उत्पन्न विवाद को दूर करने के लिए यहाँ पर संविधान संशोधन यहाँ पर किए गए थे 24वां संविधान संशोधन में। ठीक है, जो जिसने अपनी पृष्ठभूमि इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका जो अदा की थी वो गोलकनाथ वो था। ठीक है, इसके द्वारा इसमें किया गया था, जो आर्टिकल अगर मैं कहूँ अनुच्छेद 13 में और अनुच्छेद 368 जितने भी संशोधन के प्रावधान होते हैं ना, जैसे संविधान में जितने भी संशोधन किए जाते हैं 368 का जो आर्टिकल है, अनुच्छेद है, उसके अकॉर्डिंग ही किए जाते हैं। ये आपको पता होना चाहिए जितने भी संशोधन होंगे। ठीक है, तो इसके द्वारा अगर मैं बात करूं तो अनुच्छेद 13 था ना, और साथ ही अनुच्छेद 368 में इसमें संशोधन किया गया और 368 से यह स्पष्ट किया गया है कि इसके अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रतिक्रिया और शक्ति यहाँ पर दोनों ही सम्मिलित किए हैं। संविधान के जितने भी दायित्व और उनकी जो शक्तियां हैं वो यहाँ पर कार्य करेंगी। और 368 का जो 68 जो संशोधन है उसका आर्टिकल 1 की बात करेंगे, जो कहने के मेरा सिंपल सा मतलब है कि आर्टिकल 368(1) की मैं बात कर रहा हूं, इसमें संशोधन किया गया था, जिसमें संसद को ये अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के किसी भी उपबंध में, किसी भी भाग में, कहने का मेरा मतलब है परिवर्तन करना और परिवर्तन और उसको मैं निरस्त करने की यहाँ पर शक्ति संविधान को यहाँ पर दी गई है, संसद को। ठीक है, ये आपको बताना। और साथ ही
इस आर्टिकल की अगर बात करूं, जो 24वां संविधान संशोधन है, इसमें आर्टिकल 368 की बात करूं तो 368(3) की अंतर्गत अगर मैं बात करूं तो इसमें स्थापित किया गया था कि जिससे यह स्पष्ट किया गया था कि जो अनुच्छेद 13 है, 13 में कोई भी बात इस अनुच्छेद के अधीन किए गए संशोधन को लागू नहीं करेगा। अगर कोई ऐसी बात होती है जो इस आर्टिकल के बाहर होती है तो उसको इसमें लागू नहीं किया जाएगा। 368 का जो शीर्ष बदलाव यहाँ पर किया गया, 368 में जो बदलाव था इसमें शीर्ष रूप में यहाँ पर किया गया, और अनुच्छेद 368(2) जो इसमें संशोधन को स्पष्ट कर दिया गया है कि जिसमें राष्ट्रपति द्वारा 368 के अंतर्गत ये पारित किया गया था कि इसमें संविधान संशोधन विधायक की अनुमति के लिए यहाँ पर बाध्य होगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना ये नहीं होगा, संसद के पटल में ये आएगा। और इसमें अनुच्छेद जो 13 की हमने बात करी थी, जो 13 की बात करी थी, इसमें कोई भी संवैधानिक संशोधन विधि कानून यहाँ पर लागू इसमें नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये आपको बताना। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं आपको, इसमें एक चीज़ रही, केशवानंद भारती और यहाँ पर केरल राज्यवाद जो रहा, कहने का मेरा मतलब है कि केशवानंद भारती और केरल सरकार की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने 24वें संविधान संशोधन में इसको मान्य यहाँ पर घोषित कर दिया गया था। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जिस बच्चे ने पढ़ा होगा संविधान संशोधन थोड़ा उसको समझ में आएगा, और जिसने नहीं पढ़ा होगा तो उसके सर के ऊपर ऊपर जा रहा होगा। जो 27वां संविधान संशोधन हुआ था वो भी आपके 1971 में हुआ था। इसमें क्या गया था, उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में 5 राज्यों और तत्कालीन असम हो गया, नागालैंड हो गया, जैसे मेघालय हो गया, और मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया, 2 संसदीय क्षेत्रों में, जैसे संसदीय क्षेत्र के रूप में मिजोरम आ गया, अरुणाचल प्रदेश का यहाँ पर गठन किया गया था उस समय। और साथ ही अगर इसमें समन्वय और सहयोग के लिए एक पूर्वोत्तर समिति सीमांत परिषद की यहाँ पर स्थापना की गई थी। आपको पता होना चाहिए कि 27वां संविधान संशोधन के अंतर्गत किस चीज़ों को यहाँ पर रखा गया था। ठीक है, इसमें कहने का मेरा मतलब है, जो सिंपल सा अगर मैं बताऊं तो अरुणाचल प्रदेश हो गया और मिजोरम को यहाँ पर क्या कर दिया, संघीय क्षेत्र के रूप में इसको विकसित कर दिया, इसको स्थापित किया गया। और साथ ही इसमें जो संशोधन द्वारा जो नया 2 संशोधन थे, आर्टिकल 339 ख और 371 ग इसमें जोड़ दिया गया था। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि 5 इसमें राज्य बनाए गए थे और 2 इसमें क्या गया, संघीय क्षेत्र के रूप में से गठित किया गया मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को। ठीक है, और इसमें इनके सहयोग के लिए पूर्वोत्तर सीमांत परिषद की भी स्थापना इसमें की गई थी, ये आपको बताना है। ठीक है, अब बात करते हैं 31वां संविधान संशोधन के बारे में बात करते हैं। तो 31वां संविधान संशोधन क्या है, इसे भी समझ लेते हैं। ये जो संविधान संशोधन हुआ था 1974 को हुआ था, और लोकसभा की अधिकतम संख्या जो इसमें निर्धारित की गई थी 447 में निर्धारित की गई थी, और इसमें 545 निर्वाचित और साथ ही 2 राष्ट्रपति द्वारा इसमें क्या होंगे, मनोनीत यहाँ पर होंगे, ये आपको इसमें कहा गया है। ठीक है, जो टोटल संख्या की मैं बात करूँ, जो इसमें अधिकतम संख्या लोकसभा की जो है वो 547 निर्धारित की गई थी। और उसके अगेंस्ट अगर मैं बात करूँ, इसमें जो तमाम जो निर्वाचित होके जो आए थे 545 आए, और 545 में से 200 आपके जो 2 है वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे, ये आपको पता होना चाहिए। टोटल जो संख्या थी 547 थी, 545 आपके निर्वाचित होकर आए और 2 आपके राष्ट्रपति द्वारा उनको उनके परामर्श में या उसके सिफारिश में ये 2 को रखा जाता है। 45 प्लस 2 की अगर बात करूं तो क्या होता है, 47 होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें अगर मैं बात करूं, अनुच्छेद 81 में संशोधन करके आर्टिकल 81 में यहाँ पर हम क्या कर दिया, संशोधन किया था, जिसमें लोकसभा के सदस्यों की संख्या को यहाँ पर 525 थी पहले, 525 से बढ़ाकर यहाँ पर क्या कर दिया गया, 545 यहाँ पर कर दिया गया था। और कहने का मतलब है 545 तो कर दी गई थी, और 2 तो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। तो हम यहाँ पर 2 राष्ट्रपति को अगर हम यहाँ पर नहीं देखेंगे, ओवरऑल संख्या तो मैंने आपको बता दी कि 547 होती है। तो जो पहले जो इसमें जब इसमें संशोधन नहीं किया गया था तो उससे पूर्व इसमें जो सदस्य संख्या होती थी 525 थी। 525 से डायरेक्ट जो बढ़ा दी गई थी वो 545 कर दी गई थी। ठीक है, अब बात करेंगे 36वां संविधान संशोधन के बारे में बात करेंगे। 36वां संविधान संशोधन कब हुआ था, ये हुआ था अब 1975 में हुआ था। इसमें सिक्किम को भारतीय संघ
में संघ के 22वें राज्य के रूप में प्रवेश यहाँ पर प्रदान किया गया। ठीक है, पहले तो जो सिक्किम को था भारतीय संघ के केंद्रीय शासित प्रदेश के रूप में इसे गठित किया गया था, और बाद में जब 36वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1975 में, तो 22वें राज्य के रूप में किसको बनाया दिया गया था? सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में यहाँ पर गठित कर दिया गया था। आपको पता होना चाहिए। देखिए, सिक्किम को पूर्ण राज्य का यहाँ पर दर्जा प्रदान कर दिया गया, और साथ ही भारत के जो 22वें राज्य के रूप में संविधान की प्रथम अनुसूची में इसको शामिल कर दिया गया। और अनुच्छेद 371 में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर सिक्किम के लिए विशेष प्रावधान यहाँ पर क्या है, इसको विशेष रूप से अधिकार यहाँ पर दिए गए, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब 37वां संविधान संशोधन की बात करें तो ये 1975 में हुआ था। अरुणाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूं, देखिए अरुणाचल यहाँ पर दिया गया, अरुणाचल में व्यवस्था और पालिका मंत्रिपरिषद की स्थापना की गई थी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में व्यवस्थापिका किस प्रकार की यहाँ पर व्यवस्था होनी चाहिए, किस प्रकार की मंत्रिपरिषद अपना कार्य करेगा, ये तमाम चीज़ों का यहाँ पर जिक्र किया गया था। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर मैं बात करूँ, इसमें आर्टिकल 239 क में 240 यहाँ पर संशोधन किया गया था। ठीक है, कभी क्वेश्चन बनता है कि संविधान के किस आर्टिकल में 240 संशोधन किए गए थे? वो आर्टिकल है आपके 239 क के अंतर्गत 240 संशोधन यहाँ पर किए गए थे। और अरुणाचल प्रदेश के लिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, विधानमंडल की व्यवस्था की गई थी और मंत्रिपरिषद की यहाँ पर स्थापना की यहाँ पर बात की गई थी। आपको ये पता होना चाहिए। देखिए, यहाँ पर मैंने सिंपल सा लिखा हुआ है, तो मैं इसको विस्तार से आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, आप नोट करते हुए चलिएगा। यदि आप लोगों को दोस्तों ये वीडियो पसंद आ रही होगी आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो प्लीज इस चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं आपसे इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था वो आपका 1976 में। इसे लघु संविधान या कहें मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा भी यहाँ पर प्राप्त की, बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये लेके चलिए कि ये जो संशोधन है वो आपके पूरे संविधान में इससे बड़ा संविधान संशोधन नहीं हुआ, इसीलिए इसको कहा जाता है लघु संविधान। अगर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी इसे कहा जाता है, तो यहीं से सर्वाधिक क्वेश्चन इसी आर्टिकल से पूछे जाते हैं, इसी संशोधन से पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है ये। इसको अगर आपने समझ लिया तो आपके लिए संविधान से संबंधित कोई भी अगर संशोधन से संबंधित कोई भी अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपके लिए वो इजी रहेगा। देखिए, इसमें क्या क्या चीज कही गई है, पहले ये समझो। इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी और अखंडता शब्द यहाँ पर जोड़ दिए गए। ये जो अगर मैं बात करूं, जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था, इससे पूर्व जो संविधान की प्रस्तावना थी उसमें धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी और अखंडता शब्द यहाँ पर नहीं था। तो ये 42वां संविधान संशोधन जब हुआ था तो इसमें इन शब्दों को यहाँ पर जोड़ दिया गया था। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, जो यह संविधान संशोधन है, अभी तक जितने भी पारित किए गए थे सभी संसाधन, जितने भी अभी तक आप देख पा रहे होगे, जितने मैं ऊपर से 1 से लेकर अभी तक जितने भी संविधान संशोधन बनाए थे, मैं उन संविधान संशोधनों की बात करें जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, जितने भी संविधान संशोधन हुए, जितने भी सभी संशोधन हुए थे, उनमें से सबसे ज़्यादा व्यापक ये है, और इसे मैंने आपको कहा कि लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। इसके द्वारा किए गए जितने भी संशोधन है वो अलग अलग तरीके से हैं, जो आपके सामने मैंने रखे हुए हैं। ठीक है, इसके द्वारा अगर मैं बात करूँ, संविधान में 2 नए भाग यहाँ पर जोड़ दिए गए थे, अध्याय इसमें जोड़ दिए गए थे, अध्याय 4 क और 14 क और 9वें भाग को यहाँ पर इसमें क्या कर दिया था, इसको शामिल करेगा, आर्टिकल को इसमें जोड़ दिया गया था। और इसमें जैसे मैंने आपको कहा कि संविधान की उद्देशिका जिसे प्रस्तावना कहते हैं, जिसकी अगर मैं बात करूँ, जो संविधान की कुंजी भी कहा जाता है, इसको संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। तो कि मेरा कहने का मतलब है, संविधान की जो उद्देशिका है, प्रस्तावना में 3 शब्दों को यहाँ पर जोड़ दिया गया था, जिसमें धर्मनिरपेक्ष की बात करता हूँ, समाजवाद की बात करता हूँ, अखंडता शब्द यहाँ पर जोड़ दिया गया था। ये आपको निश्चित रूप में पता होना चाहिए। और साथ ही इसके द्वारा अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों की व्यवस्था करते हुए नागरिकों को 10 मूल कर्तव्य निर्धारित यहाँ पर कर दिए गए थे, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है,
यहाँ पर आपके अधिकारों के साथ साथ किस प्रकार के आपके अधिकार होने चाहिए, कर्तव्य होने चाहिए, उन पे बात की गई है। ठीक है, और साथ ही अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इसी 42वें संविधान संशोधन में लोकसभा और विधानसभाओं के कार्यकाल में 1 वर्ष की यहाँ पर वृद्धि की गई थी। ठीक है, आज आप जिस प्रकार से देख पा रहे होंगे लोकसभा और राज्यसभा के कार्यकाल जो आज 5 साल का होता है, उसमें पहले 4 साल का होता था, उसमें 1 वर्ष की इसमें वृद्धि करके 5 साल का ये निर्धारित किया गया था। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये आपको निश्चित रूप में ज्ञात होना चाहिए कि ये किस लिए ये इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए पहले क्या था, संविधान और लोकसभा के कार्यकाल को अगर मैं बात करूँ 5 साल से बढ़ाकर यहाँ पर 6 वर्ष कर दिया गया। देखिए 5 वर्ष से इसमें इस लोकसभा के और विधान सभाओं के जो कार्यकाल को यहाँ पर 5 साल से 6 साल यहाँ पर कर दिया गया था। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर नीति निर्देशक तत्वों की नवीन तत्व इसमें जोड़ दिए गए थे। ठीक है, कहने का मेरा मतलब है कि जो नीति निर्देशक तत्व है, तत्वों में कुछ नवीन ऐसे तत्वों को इसमें जोड़ दिया गया था जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें जो तत्व जोड़े गए थे वो 3 नए नीति निर्देशक तत्वों को इसमें सम्मिलित किया गया, जिसके अंतर्गत पहला जो तत्व जोड़ दिया गया था वो अगर मैं बात करूँ समान न्याय की बात करी गई थी। इसे निःशुल्क विधि सहायता इसके अंतर्गत रखा गया था, सभी को समान रूप से न्याय मिलेगा। और जो ये आर्टिकल था इसके अंतर्गत, जिस आर्टिकल में इसमें संशोधन रखा गया था 39 क के अंतर्गत इसको रखा गया। दूसरा जो नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत जो तत्व रखा गया था, उद्योग के प्रबंधनों में जो कामगारों की यहाँ पर भागीदारी किस प्रकार से रहेगी, आर्टिकल 43 क के अंतर्गत उसको सम्मिलित किया गया था। और जो तीसरा रखा था जो महत्वपूर्ण है वो पर्यावरण की सुरक्षा और उसमें सुधार, और वनों में जो वन्य जीव है ना उनकी सुरक्षा के लिए बात यहाँ पर कही गई थी। आर्टिकल 48 क में उसका जिक्र किया गया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या जोड़ा गया था, मैंने आपको बता दिया। देखिए इसके द्वारा शिक्षा और नाप तोल और वन और जंगली जानवर और पशु पक्षी की रक्षा के विषय में यहाँ पर राज्य सूची से निकालकर इसे समवर्ती सूची में रखा दिया गया। देखिए यह व्यवस्था की गई थी कि अनुच्छेद 252 में 351 के अंतर्गत आपातकाल संपूर्ण देश में लागू किया जा सकता है, और देश के किसी भी भाग के लिए ये प्रावधान सम्मिलित कर दिया गया था। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, संसद द्वारा किए गए संशोधनों को न्यायालय में चुनौती देने के वर्जित कर दिया गया। जितना भी संशोधन न्यायालय, अगर मैं कहूँगा संसद द्वारा अगर कोई संशोधन किया जाता है तो उसमें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अगर मान लीजिए लोकसभा से राज्यसभा में, उसके बाद राष्ट्रपति द्वारा उसको कानून विधित तौर पर बनाया जाता है तो उसको आप लोग उसको चैलेंज नहीं कर सकते हो, उसे न्यायालय के शरण से नहीं ला सकते हो। ये प्रावधान इसमें रखा गया था, ये आपको पता होना चाहिए। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो रखा गया था इसकी वजह से बहुत कुछ ऐसी चीज़ें रही जो केंद्र सरकार ने अपने जैसे जो विधायकी के अंतर्गत जो आपने कानून पारित किए गए उनको चुनौती नहीं दी गई थी इसमें। ठीक है, अब इसमें मैं बात कर दूं जो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें रही। अगर मैं बात करूं तो इसमें अनुच्छेद 74 की भी बात की गई। तो इस 74 में व्यवस्था की गई थी कि राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की यहाँ पर सलाह के लिए बाध्य होगा कि 74वां जो संविधान संशोधन, नहीं 74वां जो आर्टिकल है उसमें ये व्यवस्था की गई, उसमें ये प्रावधान रखे गए थे कि जो राष्ट्रपति है मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करने के लिए यहाँ पर क्या होगा, बाध्य होगा। अगर मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को कोई चीज़ कहता है तो राष्ट्रपति को उसको मानना पड़ेगा। और अगर मैं बात करूँ तो आर्टिकल 368 के अंतर्गत 2 नए खंड यहाँ पर जोड़ दिए गए थे। खंड 4 और खंड 5 को यहाँ पर सम्मिलित कर दिया गया। खंड 4 के आधार पर अगर मैं बात करूँ, संसद द्वारा जितने भी किए गए संशोधनों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई थी। ये वाला जो संशोधन किया गया था किसके द्वारा, संसद द्वारा ये पारित किया गया था 368। मैंने कहा था 368 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 368 में 2 खंड यहाँ पर जोड़ दिए गए थे। पहला खंड 4 है और फिर खंड 5 में ये चीज़ें सम्मिलित की गई थी। खंड 4 में ही मैंने आपसे क्या कहा, संसद द्वारा जितने भी प्रावधान किए या संशोधन किए जाएंगे संविधान में उसको न्यायालय में चुनौती बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी।
और बता दूं, जैसे इसमें वन हो गया, संपदा हो गया, शिक्षा हो गया, और जनसंख्या अगर नियंत्रण की बात करें, पर्याय नियोजन की बात करें, जीव जंतु पशु पक्षी और सुरक्षा, बांट नाप, जितने भी विषय है ना, इसको सम्मति सूची के अंतर्गत रख दिया गया। और विधानसभा की अगर बात करूं, लोकसभा के कार्यकाल को यहाँ पर मैंने जैसे ऊपर आपसे चर्चा की थी 5 से 6 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर नोट करिएगा, आप समझिएगा, थोड़ा सुन लीजिए, इतना ही आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण लगेगा। लोकसभा की अगर मैं बात करूं, लोकसभा की साथ विधानसभा की बात करूं, तो विधानसभा की सीटों की संख्या को 2001 में एक तक के लिए यहाँ पर क्या किया था, स्थिर कर दिया गया था। जितनी थी उतनी ही यहाँ पर स्थिर तौर पर यहाँ पर बढ़ाई नहीं की थी। ठीक है, जब मैंने यहाँ पर आपसे बात करते कि आपातकाल संपूर्ण देश में लागू किया जाएगा या देश की किसी एक या कुछ भागों के लिए, जो मैंने बात की, तो ये क्या है, इसको समझिए। राष्ट्रपति क्या कर सकता है, पूरे देश में एक साथ क्या कर सकता है, ये आपातकाल घोषित कर सकता है, या अब देश में किसी भी भाग में आर्टिकल 352 के आधार पर के तहत पर जो आपातकाल की यहाँ पर उद्घोषणा यहाँ पर की जा सकती है राष्ट्रपति द्वारा। और आर्टिकल 356 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 356 को जो आर्टिकल है, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा की अवधि जो रहेगी, कहने का मतलब जब आपातकाल की घोषणा जब की जाती है जिस दिन से, इसके कब तक ये रहेगी, यहाँ पर 6 वर्ष से यहाँ पर बढ़ाकर 1 वर्ष कर दी थी। पहले क्या थे, 6 वर्ष थी, और 42वें संविधान संशोधन से इसे 1 वर्ष यहाँ पर कर दी गई थी। और संविधान में जो एक नया भाग जो जोड़ा गया था, मैंने जो बात करी थी, 14 क यहाँ पर जोड़ दिया गया था, जिसके अंतर्गत जो अनुच्छेद 223 क और 223 ख इसके अंतर्गत आते हैं। इस संशोधन के अंतर्गत अगर मैं बात करूं, तो केंद्र और राज्यों में जो केंद्रीय सुरक्षा बलों को यहाँ पर तैनात किया जा सकता है, ये इसके अंतर्गत कहा गया। और संसद को यह अधिकार भी दिया गया, जो हमारे पार्लियामेंट है उसको यह अधिकार दिया गया है कि वह निर्णय कर सकता है कि कौन सा पद यहाँ पर लाभ का होगा, कौन सा नहीं होगा, ये तमाम चीज़ें इसके अंतर्गत रखेगी। और मैंने आपको ये बार बार कह रहा हूँ कि जो अनुच्छेद 368 है, उसमें 2 नए खंड यहाँ पर रखे गए थे। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत ये 68 के अंतर्गत 4 ये रखा गया था। ठीक है, और 4 साथ ही और अनुच्छेद जो 368 है 4 और 5 में इसमें शामिल कर दिया गया था कि जो मध्य में जो संसदीय सर्वोच्चता को यहाँ पर सुनिश्चित कर दिया गया था। ये तमाम चीज़ें इसके अंतर्गत थी। और 368वां जो संविधान संशोधन नहीं आर्टिकल है, उसमें वर्णित जितने भी संशोधनों की प्रतिक्रिया जो संसद द्वारा की जाती है, उसमें संविधान के किसी भी उपबंध में संशोधन कर सकती है, ये कहा गया है। और तो और आपको बता दें, न्यायालय किसी भी प्रकार का आधार यहाँ पर प्रश्न चिन्ह यहाँ पर नहीं उठाएगा, इसमें ये कहा गया। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जो 43वां जो संविधान संशोधन था 1977 में ये हुआ था, इसमें 42वें संविधान संशोधन की कुछ धाराओं को यहाँ पर समाप्त कर दिया था। जो इतनी मैंने जो धाराएं बताते, उसमें से 42वें संविधान जो था 43वां जो संविधान संशोधन, उसमें कुछ चीज़ें हटा दी। अब मैं कह रहा हूँ 44वां जो संविधान संशोधन 1978 में ये हुआ था। इसमें संपत्ति के मूल अधिकारों को समाप्त करके विधायिका यहाँ पर बना दिया गया था। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये क्या कर दिया गया, यह संविधान संशोधन जो है बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण संविधान संशोधनों के अंतर्गत इसको रखा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, लोकसभा और राज्य विधान सभाओं की जो अवधि पुनः यहाँ पर क्या कर दी थी, 5 साल। अब मैंने कहा था कुछ चीज़ें हटा दी गई थी, तो पहले जो 42वां संविधान संशोधन था उसमें 5 से 6 वर्ष से 1 वर्ष बढ़ा दिया गया था। तो 44वां जो संविधान संशोधन था, इसमें क्या कर दिया गया था, 1 वर्ष इसमें घटा दिया, जो पहली जो शर्त थी उसी को यहाँ पर रख दिया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर राष्ट्रपति, देखिए दूसरा पॉइंट के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव विवादों की सुनवाई का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को ही दिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जितने भी राष्ट्रपति की बात करूं या उपराष्ट्रपति की बात करूं या प्रधानमंत्री की बात करूं या लोकसभा अध्यक्ष जो होता है, अगर उनके चुनाव में किसी भी प्रकार की विवाद उत्पन्न हो जाता है, तो उसके अगर मान लीजिए क्रॉस वोटिंग होती है, तो उसमें कोई गलत डिसीजन आ जाता है, तो उसको सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है और उच्चतम न्यायालय ही को ये अधिकार दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दूसरा पॉइंट, यहाँ पर मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को जो भी परामर्श दिया जाएगा, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को उस पर दोबारा विचार करने के लिए कह सकेगा और पुनः विचार के बाद मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को जो परामर्श देगा, राष्ट्रपति उसको अनिवार्य रूप से स्वीकार करेगा। ये समझ में आ रहा है।
कहने का मेरा मतलब यह है, मान लीजिए मंत्री लोकसभा में किसी, जैसे आपने वर्तमान समय में देखा होगा पिछले दफे जो किसी बिल आया था आपके राज्यसभा और लोकसभा में, तो उसमें मंत्रिमंडल ने उसको क्या कर दिया गया था, मंत्रिमंडल से उसे पास कर दिया गया था और ठीक है, उसके बाद उसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया। अगर राष्ट्रपति को ये लगा कि भैया ये किसी बिल है वो आपके जनता के हित के खिलाफ है या उससे जनता का हित नहीं हो रहा है, उससे जनता को कहीं ना कहीं पीड़ा या उससे अधिक भार उसके ऊपर पड़ रहा है, तो क्या कर सकता है राष्ट्रपति, उसको अस्वीकार कर सकता है, उसको दोबारा ये मंत्रिमंडल के पास भेजेगा, लोकसभा और राज्यसभा में भेजेगा, कहेगा कि इसमें फिर से दोबारा आप चर्चा करो, कहीं पर कोई ऐसे समय जो चीज़ गलत है उसको सही किया जा सकता है। अगर वो चीज़ दोबारा राष्ट्रपति द्वारा उसे भेजा गया है पहले, अगर वो मंत्रिपरिषद द्वारा उसे एक्सेप्ट दोबारा उसमें चर्चा करके फिर दोबारा राष्ट्रपति की बात भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति उसमें क्या कर सकता है, उसको अगर वो राष्ट्रपति के खिलाफ भी है, राष्ट्रपति को लगता है ये तब भी गलत है, तो उसको वो वापस नहीं कर सकता है, उसको उसमें सिग्नेचर करके उसे विधित तौर पर एक कानून की संज्ञा यहाँ पर राष्ट्रपति देता है। ठीक है, ये आपको बताना, ये पता होना चाहिए। अब देखिए इसमें व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकारों को शासन द्वारा आपातकाल में स्थगित या समाप्त नहीं किया जा सकता है, ये आपको बताना। मान लीजिए किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है, जैसे उत्तराखंड में लगा था 2016 में 45 दिन के लिए जो लगा था, तो उसके अंतर्गत मैं बता दूं आपको, तो राष्ट्रपति शासन संपूर्ण प्रदेश में लगा था, मगर जो जनता है उस जनता के जो अधिकार थे उनमें किसी भी प्रकार का प्रश्न चिन्ह या कहें उनके अधिकारों को छीना नहीं गया था। तो कहने का मेरा मतलब है कि जब राज्य में आपातकाल जब लगता है तो उसके अंतर्गत जनता के जीने की जो स्वतंत्रता के अधिकार को इसमें क्या करें, नहीं छीना जा सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें अगर कुछ चीज और मैं बता दूं तो इसके अंतर्गत जो मूल अधिकारों को इसमें सम्मिलित कर दिया गया था, तो संपत्ति के अधिकार को यहाँ पर क्या करते हैं, इसमें इस आर्टिकल में समाप्त कर दिया गया था। अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत जो विधित अधिकार का यहाँ पर दर्जा दे दिया गया कि भैया आपकी संपत्ति है वो आपका अधिकार है, ये तमाम चीजें कहा गया। और आर्टिकल 31 है और 31 हो गया और 19(1) और F को यहाँ पर क्या कर दिया, सिरे से यहाँ पर खारिज कर दिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मैंने इसलिए आपको ये बताना उचित समझा। ठीक है, अब 52वां यहाँ पर आप देख पा रहे कि यहाँ पर मैं जिस संविधान संशोधन की बात कर रहा हूँ वो आपका 52वां संविधान संशोधन है। देखिए 52वां संविधान संशोधन की बात कर रहा हूँ, तो इस संविधान संशोधन कब हुआ था, ये 1985 में यह संविधान संशोधन हुआ। इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ दी गई और इसके द्वारा जो राजनीतिक दल है, दल बदल कानून पर यहाँ पर लोग लगाने की चेष्टा की गई थी, ये आपको बताना। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि जैसे महाराष्ट्र में देख पा रहे हो संदेश सरकार और जो क्या था यहाँ पर एनसीपी के जो 40 विधायक अभी टूटकर कहाँ चले गए, बीजेपी में चले गए। तो ये क्या था, दल बदल कानून जो था 52वां संविधान संशोधन जो किया गया था 1985 में 10वीं अनुसूची में ये जोड़ दिया गया। इसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर कानून को रोक लगाने की यहाँ पर चेष्टा की गई थी कि हाँ इस चीज़ को रोका जाए। जिस प्रकार से आज क्या हो रहा है, राज्य दर राज्य क्या हो रहा है, जो अन्य विधायक टूटकर दूसरे सरकार को गिरा देते हैं या किसी एक विधायक द्वारा किसी एक सरकार को बना दिया जाता है, ये तमाम चीज़ें इसके अंतर्गत रखी गई थी। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है, इसके अंतर्गत ये आपको समझना होगा ये परिस्थितियाँ क्यों उत्पन्न हो रही हैं। ठीक है, 52वां संविधान संशोधन की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो अनुच्छेदों की बात करूं, जो अनुच्छेद थे इसमें 101 अनुच्छेद है, इसमें 102 और 190 और साथ ही 191 में संशोधन करके संविधान की जो 10वीं अनुसूची में जो दल बदल कानून को रोकने के लिए यहाँ पर कानून बनाया गया था। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब मैं यहाँ पर देखो, आप देख पा रहे हो कि अपना जो अगला संविधान संशोधन है वो आपका ये 55वां जो संविधान संशोधन था वो आपके 1986 में ये संविधान संशोधन किया गया था 55वां। इसमें क्या कहता है, अरुणाचल प्रदेश को भारतीय संघ के अंतर्गत राज्य का यहाँ पर दर्जा दिया गया। ठीक है, पहले क्या था, ये अगर मैं बात करूँ जो अरुणाचल प्रदेश था वो भारतीय संघ के अंतर्गत ये था, संघीय क्षेत्र के अंतर्गत ये रखा गया था। जैसे मैं कहूँ
ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत रखा गया। मगर जब 55वां जो संविधान संशोधन हुआ तो 1986 में अरुणाचल प्रदेश को यहाँ पर राज्य का दर्जा दे दिया गया है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जैसे मंत्रिमंडल का, विधान परिषद का यहाँ पर गठन भी इसी के अंतर्गत किया है। अरुणाचल प्रदेश को भारत का 24वें राज्य के रूप में यहाँ पर दर्जा दे दिया गया। और अनुच्छेद 371 जौ, यहाँ पर याद रखिएगा, 371 जौ के अंतर्गत इसे विशेष रूप में एक व्यवस्था के रूप में यहाँ पर गठित कर दिया गया है। ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। देखिए आप यहाँ पर 56वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1987 में हुआ था, इसमें क्या कहा गया है, यहाँ पर देख पा रहे हो कि आप ये कह रहा है कि इसमें गोवा हो गया को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और साथ ही जो दमन द्वीप को यहाँ पर नया संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था यहाँ पर की गई थी, ठीक है। ये आपको बता, 56वां संविधान संशोधन की बात कर रहा हूँ तो गोवा को राज्य की श्रेणी में यहाँ पर लाने की कोशिश की गई। और साथ ही जो दमन है और गोवा है, जो दमन हो गया और द्वीप को यहाँ पर गोवा से पृथक करके इसे संघीय क्षेत्र के केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में इसको लाकर रख दिया गया, ठीक है। और इसमें अगर मैं बात करूँ जो अनुच्छेद 371 जौ है यहाँ पर स्थापित कर यहाँ पर गोवा के लिए 30 सदस्य से जो 30 यहाँ पर विधानसभा की सीटों को नामांकित कर दिया गया संविधान में। 30 यहाँ पर क्या होंगे आपके सदस्य, जैसे उत्तराखंड में 70 लोकसभा ने विधानसभा की सीटें हैं, तो यहाँ पर गोवा में 30 विधानसभा का सभा के प्रस्तावना के रूप में इसको प्रस्तावित किया गया था। ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 61वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1989 में ये हुआ था। इसमें क्या कहा गया था, जो मताधिकार के लिए जो न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर यहाँ पर 18 वर्ष कर दी गई थी। देखिए दोस्तों, आप जो वर्तमान समय में जो 21 वर्ष की जो आयु पूर्ण कर लेता है वो अपने मत का प्रयोग कर सकता है। तो पहले क्या था, जब इससे पूर्व जो 21 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए मतदान देने के लिए, तो इसको घटाकर जो 18 वर्ष कर दिया गया था। वो 61वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1989 में, इस संविधान संशोधन के द्वारा 18 वर्ष इसकी आयु कर दी गई थी। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए और एक चीज और बता दूं इसमें थोड़ा सा, मैंने आपसे कहा कि अनुच्छेद 326, ठीक है, याद नोट कर लीजिए, अनुच्छेद 326 में संशोधन करके लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के जो तमाम जो चुनाव होते हैं, मतदान होते हैं, उसको मतदान देने के लिए जो न्यूनतम आयु पहले क्या थी 21 वर्ष थी, तो 21 वर्ष से घटाकर अब इसको 18 वर्ष कर दिया गया था। 1989 में जो संशोधन हुआ था, 61वां जो संशोधन हुआ था, इसमें कर दिया गया। अब 65वां संविधान संशोधन को देखते हैं। इसमें क्या कर रहा है, ये जो हुआ था 65वां संविधान संशोधन, ये हुआ था आपके 1990 में हुआ था। इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का गठन करने की यहाँ पर व्यवस्था की गई थी, ठीक है। कभी क्वेश्चन बनता है कि अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का गठन किस संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया था, तो ये 56वां संविधान संशोधन जो 1990 में हुआ था, इसके अंतर्गत इसको रखा गया था, ठीक है। ये आपको भली भांति ज्ञात होना चाहिए। अब बात करते हैं 69वां नंबर का जो संविधान संशोधन था उसकी तरफ बढ़ते हैं। ये जो संविधान संशोधन हुआ था ये 1991 में हुआ था। इसमें दिल्ली का नाम जो राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र जो दिल्ली किया गया था, ठीक है। और तथा इसके साथ 70 सदस्यीय विधानसभा और 7 सदस्यीय मंत्रिमंडल के लिए भी यहाँ पर प्रस्तावना यहाँ पर किया गया था। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दिल्ली को जो पूर्ण राज्य का दर्जा जो नहीं दिया गया है, ठीक है, जिसे केंद्र शासित प्रदेश के रूप में से जो गठित किया था, पूर्ण राज्य दर्जा नहीं दिया हुआ है। तो इसमें क्या करता है, दिल्ली को जो भारत की जो राजधानी के रूप में जो दिल्ली को अगर मैं बात करूं तो ये यहाँ पर क्या कर दिया गया था, दिल्ली को ही चुना गया था, दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था और राज्य क्षेत्र दिल्ली के अंतर्गत इसको लाया गया था। दिल्ली की अगर मैं बात करूं 70 सदस्यीय विधानसभा इसके अंतर्गत रखे गए हैं और 7 मंत्रिमंडल के अंतर्गत इसका प्रावधान इसमें रखा गया है। ये आपको पता होना चाहिए। 69वां जो संविधान संशोधन है, आपको मैं बता दूं, ये संविधान में
दो नए अनुच्छेदों की अगर मैं बात करूँ, 239 क और 239 ख यहाँ पर जोड़ दिए गए थे, जिसके अंतर्गत संघीय क्षेत्र दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा यहाँ पर दिया गया। ठीक है, दिल्ली को विशेष राज्य का यहाँ पर दर्जा दिया गया। उसका नाम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली यहाँ पर रखा गया, दिल्ली ना रखते हुए राष्ट्रीय राजधानी यहाँ पर दिल्ली ये किया गया। और दिल्ली के लिए यहाँ पर 70 सदस्यीय विधानसभा के सदस्यों को नामित करने का यहाँ पर प्रस्ताव रखा गया और 7 संसदीय जो मंत्रिपरिषद का यहाँ पर प्रावधान इसके अंतर्गत रखा गया। अब आप देख पा रहे हो कि 17वां जो संविधान संशोधन है उसको देखिए 1992 में हुआ था। दिल्ली तथा पांडुचेरी संघीय राज्यों जो राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के लिए सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल द्वारा इसमें सम्मिलित करने का प्रावधान इसके अंतर्गत रखा गया था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्या है इसमें दिल्ली हो गया, पांडुचेरी हो गया, संघीय राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के जितने भी सदस्य होंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के अंतर्गत ही इसको रखा गया है। और 71वां जो संविधान संशोधन है ये 1992 को हुआ था। इसमें 3 और भाषाओं को कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को संविधान की और जो अनुसूची है 8वीं अनुसूची के अंतर्गत इसको सम्मिलित किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए 71वां जो संविधान संशोधन था उसमें 3 भाषाओं को जोड़ा गया था संविधान में। 3 भाषाएं कौन कौन सी हैं कभी पूछा जाए, कोंकणी हो गया, मणिपुरी हो गया, नेपाली को 8वीं संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको रखा गया था। अगर मैं बात करूं जो अभी तक जिसमें 8वीं अनुसूची की बात करें तो 8वीं अनुसूची में कुल भाषाओं की संख्या की अगर बात करूं तो 18 इसमें होगी, तो अभी 22 है, तो ठीक है 22 कर दी गई है। पहले क्या था आपकी 18 यहाँ पर भाषा हो गई है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1992 में ही हुआ था। इसमें क्या किया था, संविधान में एक नया भाग 9 और साथ ही एक नई अनुसूची 11वीं अनुसूची को जोड़ दिया गया था, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था। देखिए संविधान में एक नया भाग जोड़ दिया गया था, जो भाग आपके 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। इसमें भाग 9 और एक नई अनुसूची भी जोड़ दी गई थी, जो अनुसूची 11वीं अनुसूची इसके अंतर्गत रखी गई थी। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए, ये आपको पता। अब संविधान के आर्टिकल की अगर बात करूं, 9वीं अनुसूची किसके अंतर्गत आर्टिकल के अंतर्गत रखी गई थी, वो आपके 243 और 243 अणु इसके अंतर्गत रखी गई थी। और जो 11वीं अनुसूची को जोड़कर भारत में पंचायती राज व्यवस्था को यहाँ पर संवैधानिक रूप में दर्जा दे दिया गया, ये आपको भली भांति ज्ञात होना चाहिए बच्चों। अब आते हैं 74वां जो संविधान संशोधन है उसकी बात करते हैं। 74वां जो संविधान संशोधन था 1993 में यह संविधान संशोधन किया गया था। इसमें क्या कहा गया था, ठीक है, ये भी देखने योग्य होगा। देखिए इसमें कहा गया था संविधान में एक नया भाग 9 क और नई अनुसूची 12वीं यहाँ पर जोड़कर शहरी क्षेत्रों की स्थानीय स्वशासन व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा यहाँ पर दे दिया गया था। आपने इससे पूर्व जो देखा था उसमें क्या कर दिया गया था, एक 3 इसमें भाषाएं जोड़ दी गई थी। ठीक है, साथ ही अगर मैं इसमें जो हमने बात करी थी संविधान में 9वीं अनुसूची में 11वीं अनुसूची जोड़ दी गई थी, जिसमें राज्य जो एक भाग 9 भी जोड़ दिया गया था, पंचायती राज व्यवस्था की प्रावधान किया गया था। और 74वां जो संविधान संशोधन था इसमें भाग 9 क और अनुच्छेद 343 से 243 य 6 और 12वीं अनुसूची को इसमें जोड़ दिया गया, जिसके अंतर्गत नगरीय स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक संरक्षण यहाँ पर प्रदान कर दिया गया था। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं जो 91 संविधान संशोधन जो हुआ था 2003 में हुआ था, इसमें दल बदल विरोधी कानून में संशोधन किया गया था। मैंने आपको कहा था ना कि जो पूर्व में जो दल बदल जो कानून जो लाया गया था, जो आपको मैंने बताया था 52वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1985 में यह हुआ था, जिसमें आर्टिकल मैंने बात करी थी 101, 102, 190, 191 में संशोधन करके जो 10वीं अनुसूची में जो जोड़ दिया गया था कि दल बदल कानून को रोकने के लिए ये कानून बनाया गया था। अब इसी कानून को यहाँ पर चैलेंज किया गया था और इसको संशोधन यहाँ पर किया गया था कि भैया अब ये जो बना दिया था, पहले क्या था, जब ये कानून बन गया था जब संविधान के अंदर इसको जोड़ दिया गया था तो कोई भी व्यक्ति किसी भी दल में नहीं जा सकता था। तो अब 91 जो संविधान संशोधन 2003 में हुआ था तो इसमें दल विरोधी कानून को पूर्ण इसमें संशोधन किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है,
ये इसमें संशोधन क्या किया गया, क्या नहीं किया गया, इसको भी समझना अत्यंत अनिवार्य हो जाता है। तो 2003 में 10वीं अनुसूची में संशोधन करके दल बदल जो व्यवस्था थी और उसको क्या कहते हैं कठोर बनाया गया था। अब केवल संपूर्ण रूप से दल का विलय ही इसमें मान्य किया जाएगा, ये रखा गया था। और आर्टिकल जो था 75 में 164 इसमें संशोधन करके मंत्रिपरिषद का आकार को निर्धारित किया गया था। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 164 जो संशोधन हुए थे किस आर्टिकल के अंतर्गत किए गए थे, तो 75 आर्टिकल के अंतर्गत इसमें क्या कहता है मंत्रिपरिषद का आकार यहाँ पर बढ़ा दिया गया था। केंद्र और राज्यों में जो मंत्रिपरिषद की संख्याओं को लोकसभा तथा विधानसभाओं की जो कुल संख्या था उसका 15% से यहाँ पर अधिक नहीं होगा, ठीक है, आपको इसमें कहा गया था। लेकिन अगर मैं बात करूँ जहाँ सदन की जो संख्या है 40 है तो 40 से कम नहीं होगी, और वहाँ जो अधिकतम जो संख्या रहेगी वो 12 ये होगी, इसमें ये कहा गया था। अब यहाँ पर देख पा रहे होगे 42वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था, इसमें 2003 में ही 42वां संविधान नहीं सॉरी 92 जो संविधान संशोधन था इसमें 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं को यहाँ पर जोड़ दिया गया, जिसमें मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली भाषा इसमें जोड़ दी गई थी। ये आपको ज्ञात होना चाहिए। क्या कर दिया गया था 92 जो संविधान संशोधन इसमें 4 भाषाओं को जोड़ दिया गया था, मैथिली, डोगरी और बोडो और संथाली, ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। इसमें अगर अब मैं बात करूँ इस प्रकार से जो 8वीं अनुसूची है भारतीय संविधान की, तो इसमें कुल जो भाषाएं हो चुकी हैं 22 भाषाएं इसमें वर्तमान समय में हो चुकी हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 93 संविधान संशोधन जो हुआ था 2005 में किया गया था। इसमें SC, ST, OBC के बच्चे के लिए गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में 25% आरक्षित सीटों का प्रावधान कर दिया गया। देखिए जैसे कि मैं अगर बात करूं जो प्राइवेट स्कूलों होते हैं गैर सहायता प्राप्त मतलब जो सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार का इसमें वित्त नहीं दिया जाता है, तो इन विद्यालयों में जैसे केंद्र शासित प्रदेश जो केंद्रीय विद्यालय आर्मी स्कूल हो गया या कहें हम आपको जितने भी प्राइवेट सेक्टर के जितने भी विद्यालय हैं इन विद्यालयों में ST, OBC, SC के जो बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पर 25% सीटें आपको आरक्षित रखनी पड़ेगी। 25% सीटों में आपको इनके बच्चों को यहाँ पर आपको एडमिशन देना ही होगा, इसके अंतर्गत ये कहा गया है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें जो ये सीटों में जो प्रवेश की अगर मैं बात करूँ जो शिक्षण संस्थान है उसमें अनुसूचित जाति हो गया, जनजाति हो गया, पिछड़े वर्ग हो गए, तो नागरिकों के प्रवेश के लिए यहाँ पर सीटों की आरक्षण की व्यवस्था यहाँ पर संविधान के आर्टिकल 15 के अंतर्गत की गई, धारा 4 के प्रावधानों के अंतर्गत इसको जोड़ा गया। अब बात करते हैं 97 नंबर का जो संशोधन है 2011 में संशोधन किया गया था। इसमें संविधान सभा के जो 9 जो भाग है भाग 9 में 9 ख यहाँ पर जोड़ दिया गया। हर नागरिक को कॉर्पोरेट सेक्टर और सोसाइटी का यहाँ पर गठन का अधिकार यहाँ पर दे दिया गया था। इसको थोड़ा समझने वाली बात है। तो इसमें क्या होगा, तो संविधान के 97 जो संशोधन है इसमें सरकारी समितियों को संवैधानिक संरक्षण यहाँ पर प्रदान किया गया। सरकारी समितियों को बनाने का अधिकार मौलिक अधिकार यहाँ पर बना दिया गया जो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत है। और राज्यों की नीति में एक नए नीति निर्देशक तत्वों को यहाँ पर सिद्धांत को सम्मिलित कर दिया गया, जिसमें अगर मैं बात करूँ सहकारी समितियों को बढ़ावा मिल सके। साथ ही आर्टिकल 443 ख याद आ रहा 43 ख और भारतीय संविधान में एक नया जो भाग 9 ख को यहाँ पर जोड़ दिया गया जिसका नाम रखा गया है सहकारी समिति, इसके अंदर रख दिया गया था, ठीक है। ये आपको मैं बता दूं, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद जो संविधान संशोधन हुए थे 2098 जो संविधान संशोधन हुआ था 2012 में हुआ था, और 99 जो संविधान संशोधन 2014 में इस संविधान के अंतर्गत कहा गया था राष्ट्रीय न्याय नियुक्ति आयोग का यहाँ पर गठन किया जाएगा। हालांकि 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। उसके बाद 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ था, ठीक है, और 101 संविधान संशोधन 2016 में हुआ था। 102वां जो संविधान संशोधन 2018 में, जो 11 अगस्त 2018 को प्रभावी रूप से इसमें अधिनियम के द्वारा संविधान में जो अनुच्छेद 338 है 38 ब को जोड़कर राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग यहाँ पर गठन किया। कभी क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। 102वां संविधान संशोधन जो 2018 में किया गया था, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए बहुत महत्वपूर्ण एक संविधान संशोधन और बता दूं
103वां जो संविधान संशोधन था जो 2019 में था, इसमें क्या अगर जो 10% आरक्षण की बात करी गई थी उसकी जिक्र है। इसमें आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोगों को सरकारी नौकरियों में जैसे शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण देने का सरकारी प्रावधान संविधान के जो प्रावधान के लिए संसद द्वारा 124वां जो संविधान संशोधन में संशोधन प्रस्तुत यहाँ पर किया गया था। इसमें विधायिका द्वारा आर्टिकल जो 15 और 16 में संशोधन किया गया है। इस संसद द्वारा पारित होने पर राष्ट्रपति की स्वीकृति यहाँ पर प्राप्त होने के पश्चात 103वां जो संविधान संशोधन था इसके रूप में 14 जनवरी 2019 को यह प्रभावी से लागू कर दिया गया है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 2020 में एक नया संविधान संशोधन हुआ था। ये जो संविधान संशोधन हुआ था इसमें 126वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जो मैं बात करूँ 2019 में जो हुआ था लोकसभा और राज्यसभा में, जो अनुसूचित जाति की बात करूं या जनजातियों के लिए यहाँ पर जो आरक्षण का जो दायरा था 10 वर्ष से बढ़ाकर यहाँ पर 25 जनवरी 2030 तक यहाँ पर कर दिया गया। और साथ ही अगर मैं बात करूं इसमें संशोधन करके एलिंगो इंडियन जो समुदाय का सदस्य में जो आरक्षण दिया जाता था उसको पूर्ण रूप से यहाँ पर क्या कर दिया था, सिरे से खारिज कर दिया गया था। अब इंडियन एलिंगो जो सदस्य था अब उसका यहाँ पर किसी भी प्रकार का अस्तित्व नहीं, इसे पूर्ण रूप से संवैधानिक तौर पर समाप्त कर दिया है, ठीक है दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगी आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, प्लीज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय।